हेलो स्टूडेंट्स। चलिए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एल्काइल लाइट के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म से कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद हमने देखा आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बाद हम यहाँ पर चेक किए कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, कुछ असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या जिसको डिसिमेट्रिकल भी बोलते हैं, कायरल सेंटर किसको बोलते हैं। ये सारा चीज हमने यहाँ पर देखा था। आगे कायरल कार्बन एटम हम देखेंगे आज, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर, आई थिंक ये होगा हमारा 25th लेक्चर होगा जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट था, और ये 26th लेक्चर है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है। तो अगर मान लो आपने नहीं देखा होगा फर्स्ट लेक्चर, तो पहले वो देख लीजिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ताकि चीजें पूरी पूरी तरीके से समझ में आए। और आज हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए किरल कार्बन एटम। किरल कार्बन एटम। किरल कार्बन एटम किसको बोलते हैं भाई? ये मालूम है हमको कि कार्बन की वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। ये कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। जब ये कार्बन से, मतलब कि कार्बन से टोटल कितने एटम जुड़ेंगे? 4 एटम जुड़ेंगे। जब इस कार्बन से जुड़ने वाले चारों एटम जो हैं वो डिफरेंट हो, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी कार्बन एटम से जुड़े हुए चारों जो आपके अटैच्ड एटम्स हैं वो डिफरेंट हो, तो हम इनको क्या बोलते हैं? किरल कार्बन एटम बोलते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा कार्बन, ये कार्बन, इससे जुड़े हुए ऐसे जो 4 आपके टेट्राहेड्रल में जो 4 क्या जुड़ेंगे? एटम्स अटैच होंगे। अगर ये चारों डिफरेंट हो, मतलब अगर ये ए हो, ये बी हो, ये सी और डी हो, कोई भी दो सेम ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? किरल कार्बन सेंटर बोलेंगे, किरल कार्बन एटम बोलेंगे। अब जैसे कि एक एग्जांपल देख लें, तो एक एग्जांपल के लिए क्या देख सकते हैं? चलिए, ये कार्बन हो गया, इस कार्बन से लगा दिया एक, हमने लगा दिया हाइड्रोजन, एक लगा दिया हमने ओ एच, नेक्स्ट लगा दिया सपोज हमने CH3, और एक ग्रुप को कर देते हैं C2H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3CH, इधर C2H5। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन में OH जुड़ा हुआ है, फिर थर्ड और फोर्थ, ये हो गया आपका ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, इसको ब्यूटेन टू ऑल बोलेंगे बेटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3, इस चीज से लगा हुआ ये हाइड्रोजन, और इस कार्बन से लगा हुआ ये OH, और इसके बाद ये आगे हो जाएगा C2H5। मतलब कि यहां पर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन टू ऑल। तो ये ब्यूटेन टू ऑल है। ये ब्यूटेन टू ऑल के 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स पॉसिबल है। एक तो ये हो गया। अगर हम इसका मिरर इमेज लें, तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा बेटा? बताओ जरा। तो इसका मिरर इमेज क्या हो सकता है? इसका मिरर इमेज अब कैसे बनाओगे? यहां पर आ जाएगा C2H5, और यहां पर आ जाएगा CH3, और यहां पर आ जाएगा OH, और ये हो जाएगा यहां पर हाइड्रोजन। चाहे तो आप ऐसे बना सकते हो। वैसे जनरली आपको करना क्या है, इसको आपको उस तरीके से नहीं ड्रॉ करना रहता। जब आप मिरर इमेज बनाते हैं, जब आप मिरर इमेज बनाते हैं, इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले को बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, वैसे मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं इसको उसी टाइम बताता हूँ। बता दिया है तो अभी स्टार्ट कर दिया। तो ये है, इसको अगर मान लो मैं वेज में ले लूं, इसको मैं ले लूं वेज में, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और ये अगर इसको मैं डैश बोल दूं, अगर इसको मैं डैश बोल दूं, तो इसके मिरर इमेज में क्या हो जाएगा? इसके मिरर इमेज में ये आ जाएगा आपका ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये OH। इसका मिरर इमेज ऐसे ही बनाया जाता है, एज इट इज सेम रहेगा। बस ये जो बैक में था, अब बैक में चला जाएगा CH3, और अब इसके फ्रंट में वेज में आ जाएगा, वेज में आ जाएगा C2H5। ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। अभी किरल कार्बन एटम के बारे में समझिए। इस कार्बन एटम से देखिए जो 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप जुड़े हुए चारों डिफरेंट हैं। यहाँ पर ये H है, यहाँ पर ये OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है। ये ऑल 4 एटम जो हैं, जो इस कार्बन से अटैच है, वो डिफरेंट हैं। तो इस कार्बन को आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे किरल कार्बन बोलेंगे। और किरल कार्बन एटम को स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि इस कार्बन की जगह अगर इस कार्बन के पास ऐसा आप छोटा सा स्टार लगा दो, तो ये रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है किसका? किरल कार्बन एटम को। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा?
चलिए इसमें कितने सारे कार्बन से, क्या सारे के सारे किरल कार्बन है क्या, ये देख लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन से लगे हुए ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, इससे ये H, इससे ये OH। इसके बाद फिर यहाँ पर C2H5, एक कार्बन होगा जिससे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ जो कार्बन होगा इससे जुड़ा होगा ऐसे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो इस कार्बन से फर्स्ट हाइड्रोजन जुड़ा है, सेकंड हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 2 सेम एटम आ गए। वैसे तो 3 सेम एटम है, तो ये कीरल कार्बन एटम नहीं है। जो कीरल कार्बन एटम है उसमें स्टार लगाना है, चलिए ये ध्यान रखेंगे। अब इस कार्बन से एक जुड़ा है कार्बन, या एक जुड़ा है CH3, ये क्या जुड़ गया बेटा, CH3 जुड़ गया। और इस कार्बन एटम से यहां क्या जुड़ गया, इस कार्बन एटम से C2H5, इधर H इधर OH जो लिए हैं, तो इस कार्बन एटम में हम यहां पर स्टार लगा सकते हैं। चलिए अब इस कार्बन के लिए देखिए जरा, तो इस कार्बन के लिए जब आप चेक करोगे तो इस कार्बन से जो यहाँ पर जो एटम लगा है, इस कार्बन में ये एक हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 एटम सेम हो गए, ठीक है। इधर CH3 है और इधर डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, लेकिन ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये कीरल कार्बन एटम नहीं है। यहां पर कार्बन चेक कीजिए, इस कार्बन से अटैच ये हाइड्रोजन, यहां पर 3 एटम सेम है, तो ये भी कीरल सेंटर नहीं है, तो यहां पर सिर्फ एक कीरल कार्बन एटम है, ठीक है। तो कीरल कार्बन एटम क्या होता है बेटा, ये लिखेंगे, when 4 different group are attached with the carbon atom, when 4, और आप ये भी लिख सकते हो when carbon atom attached with, when the carbon atom is attached with 4 different atoms, 4 different atoms, okay, that carbon atom is known as chiral carbon atom, chiral कार्बन, ऐसा बोलते कीरल कार्बन, या इसी को स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं बेटा, लिख लेना। इसी को क्या बोला जाता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इस नाम से भी जाना जाता है, तो इस नाम को भी प्लीज लिख लेंगे, यहां पर मेंशन कर लेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके रहे 2 एग्जांपल, पहले मतलब कि ये मीन्स ऑफ दैट कार्बन से जुड़ा हुआ सारों के जो आपका एटम है वो डिफरेंट होगा, और ये हो गया उसका एग्जांपल में क्या लिखा हमने, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल देखा एग्जांपल में, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप इस एग्जांपल को नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं, ठीक है। यहां पर कौन कौन सा कीरल कार्बन एटम है, यहां पर सिर्फ एक कीरल कार्बन एटम है, ठीक है। और एक चीज लिखेंगे यहां पर, इट इज रिप्रेजेंटेड, और कीरल कार्बन एटम इज डिनोटेड बाय पुटिंग अ स्टार मार्क ऑन दैट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। चलिए ये नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। नोट कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा इनहिंसियोमर। थोड़ा सा एक चीज छूट गया था, रह गया था, वो चीज देख लेते हैं, वो क्या है जरा, कीरल कार्बन एटम अगर मान लो किसी भी मॉलिक्यूल में है, किसी भी कंपाउंड में है, तो उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। देखते हैं जरा, ठीक है। अगर कीरल कार्बन एटम किसी भी मॉलिक्यूल में है तो उसका एटम क्या होगा, उसका जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। जैसे कि ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, इस कार्बन से ये 4 वैलेंसी, मैं इसको एक प्लेनर रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ठीक है, पेपर पे, ठीक, टेट्राहेड्रल 3D प्लेन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे। और इससे लैक्टिक एसिड ले लेते हैं, यहां पर था COOH,
यहां था CH3, यहां पर था H, और यहां ले लिया सपोज OH, लैक्टिक एसिड यही था। ठीक है, अब इसका यहां पर कार्बन को चेक कीजिए, इस कार्बन से चारों जितने भी ग्रुप अटैच्ड हैं वो डिफरेंट है। यहां पर देखो मिथाइल ग्रुप है, यहां देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहां देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहां पर देखो हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन एटम क्या है, एक किरल सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर है या किरल कार्बन एटम है। ओके, अब इसका जो अगर आप मिरर इमेज बनाओगे, वैसे ये प्लेनर स्ट्रक्चर जो है ये सबसे बेस्ट माना जाता है किसके लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि इससे मिरर इमेज को आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, और समझा भी जा सकता है। यहां ये कार्बन और ये से लगा होगा OH आएगा यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर में, और ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा COOH, और यहां पर आ जाएगा H। ये इन एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, इसके ऊपर इसको आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। यहां पर जब सुपर इम्पोज करोगे COH COH को ओवरलैप करेगा, ओके यहाँ ठीक है, CH3 CH3 करेगा, यहां भी ठीक है, लेकिन यहां OH H को करेगा और H OH को करेगा, तो यहां पर सुपर इम्पोज वो नहीं कर पाएगा। तो जब भी कीरल कार्बन एटम अवेलेबल हो, when chiral carbon atom is present, when chiral carbon atom is present in any molecule या कंपाउंड बोलिए, its mirror image will not be superimposable। ठीक है, या इट्स मिरर इमेज विल बी नॉन सुपर इम्पोसिबल, ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉन सुपर इम्पोसिबल बोल सकते हैं, मैंने विल नॉट बी सुपर इम्पोसिबल बोला, मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा। अगर किरल सेंटर अवेलेबल है किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर किरल सेंटर अवेलेबल है, स्टीरियोजेनिक सेंटर अवेलेबल है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोसिबल होगा। मतलब कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जिसमें किरल सेंटर अवेलेबल है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसमें किरल सेंटर अवेलेबल है, वो जो है उसका मिरर इमेज एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोसिबल नहीं रहेगा, और वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो जो सुपर इम्पोसिबल नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इनएंशियोमर, इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर हेडिंग डालेंगे बेटा। ये मैं इरेज कर दूं, चलो लिखते हैं क्या होता है, पहले लिखते हैं अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल which are non super impossible mirror image of each other with dissymmetric नेचर। डिसिमेट्रिक नेचर किसको बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, प्रेजेंस ऑफ कीरल कार्बन एटम, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, डिसिमेट्रिक नेचर या नेचुरल नहीं यार भाई, सॉरी फॉर दैट, इट्स माय मिस्टेक। डिसिमेट्रिक नेचर या प्रेजेंस ऑफ chiral carbon atom, a pair of molecule which are non superimposable mirror image of each other with dissymmetric nature, okay, are known as
इनिंशियोमर्स आर नोन एज इनिंशियोमर्स। ठीक है, इनिंशियोमर्स किसको बोलेंगे? ऐसे पेयर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल मैंने लिख ही रखा है। ठीक है, जो सिमेट्रिकल को समझाने के लिए मैंने, सॉरी, डिसिमेट्रिक को एक्सप्लेन करने के लिए, कीरल कार्बन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था लैक्टिक एसिड का। ठीक है, ये क्या है? लैक्टिक एसिड है। ये है आपका डेक्स्ट प्लस लैक्टिक एसिड, देख लीजिएगा, है ना, ये प्लस लैक्टिक एसिड है। अगर मान लो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो प्लस लैक्टिक एसिड, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो माइनस लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ये पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है जो कि एक दूसरे की क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। ठीक है, सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। इसको सुपर इम्पोज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऑफ ईच अदर विद डिसिमेट्रिक नेचर, डिसिमेट्रिक नेचर है। डिसिमेट्रिक नेचर किसको बोलते हैं? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, या जिसको दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड ना कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसिमेट्रिक बोलते हैं। तो इसको दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या है? ये डिसिमेट्रिक है। या इसको आप ये भी बोल सकते हो, प्रेजेंस ऑफ कीरल कार्बन एटम आप चेक कर लीजिए, अगर वो है तो भी वो डिसिमेट्रिक होगा। और ऐसे पेयर ऑफ मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? हम इनिंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनिंशियोमर्स बोला जाता है। अब इनिंशियोमर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैं बार बार अभी आपको कई बार बता रहा था इनिंशियोमर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इनिंशियोमर समझ में आया बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर जो अभी तक पढ़ रहे हैं ये वही है ना। इनिंशियोमर किसको बोलते हैं? इनिंशियोमर एक स्पेसिफिक हो जाता है। एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर दो टाइप्स के आपके क्या आ सकते हैं? कंपाउंड आ सकते हैं, आइसोमरिज्म आ सकता है। एक इनिंशियोमर, दूसरा डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इनिंशियोमर। इनिंशियोमर किसको बोलते हैं? पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो एक दूसरे के, विद डिसिमेट्रिक नेचर। इसको क्या बोलते हैं? इनिंशियोमर्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए बेटा, नोट कीजिए। और ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल इनिंशियोमर का। इनिंशियोमर का एग्जाम्पल क्या है? लैक्टिक एसिड। ठीक है बेटा, चलिए नोट कीजिए। अब इनिंशियोमर को के रिप्रेजेंटेशन के तरीके। ठीक है, इनिंशियोमर के रिप्रेजेंटेशन के तरीके, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनिंशियोमर्स। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनिंशियोमर्स। कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का फर्स्ट मेथड जो है, या फर्स्ट तरीका जो है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेन प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूमेन प्रोजेक्शन बोलते हैं। देखो न्यूमेन प्रोजेक्शन क्या होता है? न्यूमेन प्रोजेक्शन से कैसे आपको क्या करना है? इनिंशियोमर को रिप्रेजेंट करना है। इनिंशियोमर में एक कीरल कार्बन होगा बेटा। इनिंशियोमर में क्या होगा? एक कीरल कार्बन होगा, कीरल कार्बन एटम होगा। तो वो कीरल कार्बन एटम को न्यूमेन प्रोजेक्शन से कैसे रिप्रेजेंट करना है? एक राउंड शेप से, सर्कल शेप से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मैं यहां पर बनाता हूं इसको एक राउंड शेप से या सर्कल शेप से आपको क्या करना है? स्फेरिकल सर्कल शेप से हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। किसको? कीरल कार्बन एटम। कीरल कार्बन एटम ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इससे लगे हुए तीन वैलेंसी, थ्री वैलेंसी को, चाहे वो कुछ भी हो, वो थ्री वैलेंसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। वन ट्राइंगल के जैसा, टू थ्री। ठीक है, ट्राइंगल के जैसे थ्री वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करना है आपको, ट्राई वैलेंसीज के जैसे। अब ये हो गया आपका यहां पर, जैसे कि आपने रिप्रेजेंट किया एक हाइड्रोजन को, यहां सपोज रिप्रेजेंट किया एक OH को, यहां रिप्रेजेंट किया सपोज CH3 को। ये आपने एक तरीका अपना लिया यहां पे। ठीक है, तो इसके अब यहां पर बैक साइड में, मतलब कि बच गया ना फोर्थ वैलेंसी ये COH बचा हुआ है। इस फोर्थ वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट? यहां रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो फिर यहां रिप्रेजेंट कर सकते हो। बैक साइड पे आप रिप्रेजेंट करोगे, आप वैसे यहां रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, यहां रिप्रेजेंट कीजिए, ये हो गया COOH। ठीक है,
अब इसके मिरर इमेज को कैसे ड्रॉ किया जाता है वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या करेंगे, कीरल कार्बन एटम को स्फेरिकल से शो करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कीरल कार्बन एटम है। यहां पर आप चाहे तो अपने जानकारी के लिए लिख ले, लेकिन ये इसमें नहीं शो करना है, ठीक है। कीरल कार्बन एटम, ये है क्या, कीरल कार्बन एटम है, ठीक है। ये आप अपने लिए लिख सकते हो, वैसे इसमें नहीं शो करना बेटर होगा। अब ये इसका मिरर बनाइए यहां पर, और मिरर इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करना है देखिए जरा। ये है स्फेरिकल, ये हो गया स्फेरिकल, ठीक है। थोड़ा छोटा बनाऊं मैं, स्पेस थोड़ा कम है, नहीं फिर वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये मिरर, ठीक है। ये कीरल कार्बन एटम, कीरल कार्बन एटम, इसके ये ट्राइंगुलर 1 2 3, ठीक है। यहां पर ये हाइड्रोजन, ये और ये हो गया आपका OH, ठीक। इन दोनों में किसी एक में आपको डिफरेंस करना है, इन दोनों में किसी एक में डिफरेंस करना है, तो वो डिफरेंस कुछ कैसा हो जाएगा, वो डिफरेंस यहां पर COH आपने लिया था, तो यहां इसके मिरर इमेज में क्या लेना है आपको, CH3 लेना है। और यहां पर आपने क्या लिया था, CH3, तो यहां आप क्या ले लेंगे, COOH ले लेंगे, ठीक है बेटा। क्या ले लेंगे, COOH ले लेंगे। ध्यान देंगे जरा यहां पर बनाने के तरीके में। मैं एक बार देख लेता हूं कैमरा में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अदरवाइज मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। एक बार आप लोग इसको चेक कीजिए जरा। ओके, तो ठीक है, कैमरा में पूरा आ रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, मिरर इमेज के जैसा ये नहीं है ना। मिरर इमेज में कुछ इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ये आपका OH हो जाएगा। थोड़ा सा देखेंगे मिरर इमेज में, ध्यान देंगे। ये CH3 है, तो यहाँ CH3 यहाँ पास में दिखेगा आपको, ठीक है। ये CH3, तो ये CH3 पास दिखेगा, और यहां पर ये COOH यहां दिखेगा, और ये OH जो है ये इस साइड में यहां पर दिखेगा। तो मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट जो करते हैं उसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं। इस तरीके से जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो क्या बोलेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलेंगे। दूसरा मेथड है रिप्रेजेंट करने का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इससे ज्यादा बेटर है, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन से थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है ये, क्योंकि यहां थोड़ा सा डाउट में चलते हैं हम, है ना, कि रिप्रेजेंट कैसे करना है ना, कौन सा एज को कहां किसको दिखाना है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि CH3 को ऊपर रखना है कि नहीं, वो कर सकते हो, CH3 यहाँ ऊपर हो सकता था, कुछ उसमें इशू नहीं है। आपको सबसे मेन इसमें क्या बात थी कि ये जो सर्कल है, कीरल कार्बन एटम है, उसको सर्कल के फॉर्म पे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है न्यूमैन प्रोजेक्शन के बाद आता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन के बाद नेक्स्ट होता है वेज एंड डैश मेथड। ये भी आपने सुन रखा होगा, वेज एंड डैश मेथड, या वेज एंड डैश मेथड नहीं, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। देखते हैं वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इसमें जो आपका स्टीरियोजेनिक एक कार्बन एटम है सेंटर में, वो कार्बन एटम यहां आ जाएगा। इसके बाद, इसके पहले मैं शायद फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि मान लो टेट्राहेड्रल शेप कुछ कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप कुछ ऐसा है, ठीक है। ये 3 वैलेंसीज हुई है इसकी, और 4th वैलेंसी को मैं सपोज यहाँ मार्कर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो 3 वैलेंसीज दिख रही है आपको, और 4th वैलेंसी किसके साथ है, मार्कर से है, ठीक है। इसको आप जैसे भी रखो, ये एक्चुअली मैं बना नहीं पा रहा हूं अपने फिंगर से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। ये 4 वैलेंसी हो गई, इसको सभी तरफ से एंगल क्या होना चाहिए, 100 जो आपका sp3 में होता है 109.5 होना चाहिए, या 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, सेम होना चाहिए सबका, ठीक है। तो सपोज ये कुछ ऐसा है, ओके। तो इसमें अगर मान लो अब 2 को प्लेन में बना लो, ये 2 को मैं प्लेन में कर लिया। कैसे 2 को प्लेन में किया देखिए जरा। ये इंडेक्स फिंगर जो है और ये मेरा जो मार्कर पेन है, ये दोनों एक प्लेन में हो गए। अब ये मिडिल फिंगर सामने की तरफ आपको आते हुए दिख रहा है ना, आपके कैमरे की तरफ आते हुए दिख रहा है, और ये थंब फिंगर जो कि मेरे तरफ है, समझ में आ रहा है। तो सबसे इसमें क्या करते हैं, कौन से वेज एंड डैश में सबसे पहले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में से 2 आपके वैलेंसीज को एक प्लेनर बनाते हैं, और प्लेनर बनाने के बाद 2 वैलेंसी बचती है, उसमें से एक प्लेन की तरफ आएगी, एक प्लेन एबव द प्लेन आता है और एक बिलो द प्लेन जाएगा, ठीक है। तो जो एबव द प्लेन आएगा, जो आपके तरफ आएगा एबव द प्लेन, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा वेज से, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वेज से। और वेज को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कुछ ऐसा वेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। वेज को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। और जो ये किसके लिए है, ये है एबव द प्लेन के लिए, एबव द प्लेन, है ना, प्लेन से ऊपर की तरफ,
या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर भी बोलते हैं, ऑब्जर्वर की तरफ, देखने वाले की तरफ, ठीक है। एबव द प्लेन, एबव द प्लेन आएगा तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेज से। और डैश से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। डैश कैसे बनाओगे, ऐसे ऐसे डैश बना सकते हो, ठीक है। वैसे इसको बुक वगैरह में ऐसे ऐसे डैश दिया जाता है, कोई इशू नहीं है, ये भी डैश ही है, ये डैश रिप्रेजेंटेशन है। डैश से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिलो दी प्लेन को, पीछे की तरफ, या अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर भी बोलते हैं, बिलो दी प्लेन, है ना, प्लेन से नीचे की तरफ या बैक साइड की तरफ, जो मेरी तरफ आ रहा था, थंब फिंगर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब देखेंगे यहां पर कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्बन है, कार्बन से लगा हुआ सपोज एच और ओ एच, ये दोनों प्लेन पे है, एच और ओ एच सपोज के प्लेन पे है। तो एक बार जो है, अब मैंने बना दिया, वेज में बना दिया सपोज फर्स्ट मॉलिक्यूल को CH3, है ना, और सेकंड मॉलिक्यूल को मैं बना दिया यहां पर डैश पे, डैश पे मैं सपोज क्या ले लिया, यहां पर COH ले लिया, COOH। अब इसका जब मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज में क्या करना है, मिरर इमेज में क्या करना है, वेज और डैश की पोजीशन आपको चेंज करना है। मिरर इमेज में क्या करना है, वेज और डैश के पोजीशन चेंज करना है। ये कार्बन हो गया, प्लेन के पोजीशन वैसा का वैसा रहेगा कि प्लेनर में है H और OH, है ना, ये वैसा का वैसा रहेगा। अब जो वेज में क्या था पहले बेटा, वेज में था CH3, वो अब मिरर इमेज में क्या बन जाएगा, COOH। और डैश में क्या था, डैश में था हमारा COOH, तो डैश में अब बन जाएगा CH3। तो जब भी आप वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन से क्या रिप्रेजेंट करो, इनिशियोमर्स को रिप्रेजेंट करो, अगर बाई चांस कर रहे हैं तो आपको किसमें चेंज करना है, डैश एंड वेज में पोजीशन चेंज करना है मिरर इमेज में, ठीक है। और अगर न्यूमन प्रोजेक्शन में लोगे तो न्यूमन प्रोजेक्शन को ध्यान दे रखना है आपको कि आप क्या कर रहे हो, मिरर इमेज कैसा दिखेगा। CH3 के पास में CH3, COH के पास में COH के जैसा एंगल के साथ COH आ जाएगा, और OH उस एंगल के साथ OH चला जाएगा। ये भी वैसे इजी है। और इसके बाद थर्ड होता है, इन दोनों में थोड़ा सा 3D स्पेस तो है, 3D रिप्रेजेंटेशन तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन मिरर इमेज बनाने में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसको ध्यान में रखते हुए इसके बाद नेक्स्ट जो है, फिशर ने अपना क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन दिया। किसने दिया, फिशर ने अपना नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन दिया, जो कि एक प्लेनर स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो नेक्स्ट वन था, लास्ट वन था, जिसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन क्या था, एक प्लानर फॉर्म था, उसने चारों वैलेंसी को किसमें रिप्रेजेंट किया, एक प्लेन पेपर पे रिप्रेजेंट किया, किस फॉर्म पे, कुछ इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हालांकि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के जैसा दिखता है, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर, तो प्लेनर में आप 109 को शो ऑफ नहीं कर पाओगे, टेट्राहेड्रल को शो ऑफ नहीं कर पाओगे। तो चारों वैलेंसी को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो ये बेस्ट मेथड है, ये तो कई बार आप देख चुके हो मेरे बनाते समय, है ना, ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर अब देखिए H और OH को ऐसे लिया गया है, और जब आप CH3 को यहां ले लिए, COH को यहां लिए, अब H और OH को सपोज ऐसे लिए हो, तो जैसे भी आपने लिया होगा, इसके बाद जो आपका मॉलिक्यूल बच गया, इसके बाद जो मॉलिक्यूल बच गया उसका मिरर इमेज इसको देख करके आपको ध्यान से बनाना है। OH अगर राइट साइड में बनाए हैं तो OH इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और OH H जो है लेफ्ट साइड में बनाए थे वो H मिरर इमेज में राइट साइड में हो जाता है। तो इनिशियोमर के रिप्रेजेंटेशन के ये 3 तरीके थे, न्यूमैन प्रोजेक्शन से, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन से, और फिशर प्रोजेक्शन से, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा इजी और समझने के लिए भी बेहतर है जो कि है फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है बेटा। तो ये तीनों प्रोजेक्शन के तरीके आप नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रक्चर, ताकि आपको चीजें समझ में आए। इसमें वेज और डैश का भी मेरे ख्याल से आपको मेथड समझ में आया होगा। यहाँ कीरल कार्बन एटम को स्फेरिकल शेप से रिप्रेजेंट करना है, बाकी 3 वैलेंसी जो है वो कुछ ऐसे ट्रायंगुलर के फॉर्म पे रहेगा, और 4th वैलेंसी ऐसे बैक साइड से आता हुआ आपको नजर में आएगा। ये था न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन का। वेज और डैश में, डैश और वेज का मतलब आपको मालूम है, वेज कब, जब आपके तरफ आए या प्लेन से ऊपर आए तो वो वेज में, और अगर मान लो प्लेन से पीछे की तरफ जाए तो वो डैश से रिप्रेजेंट करना है। और ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, कौन सा, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है बेटा। तो नोट कीजिए, सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिए अपने नोटबुक में, चलिए ड्रॉ कीजिए, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालिएगा रेसिमाइजेशन, ठीक है बेटा। ये हमारे अब एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड जो पॉइंट है वो अब आया, रेसिमाइजेशन, या इसी को रेसिमिक मिक्सचर बोल सकते हो, और रेसिमिक
मिक्सचर। चलिए हेडिंग डालिए बेटा, रेसेमाइजेशन और रेसेमिक मिक्सचर। डन, लिख लिया। चलिए रेसेमाइजेशन देखते हैं क्या होता है। अभी इसके पहले भी शायद मैं वैसे पार्ट 1 में बताया था, बट फिर भी देखते हैं एक बार, ठीक है। आपको मालूम होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और आपको मालूम होगा लीवो रोटेटरी, ठीक है। लीवो रोटेटरी क्या होता है बेटा, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे। अब अगर मान लो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर मान लो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे कंपाउंड, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लिवो रोटेटरी बोलेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो लिवो रोटेटरी बोलेंगे। जैसे कि लैक्टिक एसिड का ही फॉर्मूला आप ले लीजिए, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ले लीजिए। लैक्टिक एसिड का प्लस वाला फॉर्म अगर आप 50 ml ले लिया, ठीक है, सेम डेंसिटी पे, सेम क्या बोलते हैं कंसेंट्रेशन पे, और माइनस वाला जो लैक्टिक एसिड या लिवो रोटेटरी वाला लैक्टिक एसिड को आप 50 ml जो है सेम कंसेंट्रेशन का मिक्स कर दिए, ठीक है। अब सोच के देखिए जरा, क्या ये मतलब कि ये कौन से डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लैक्टिक एसिड का 50 ml सेम कंसेंट्रेशन प्लस में रोटेट करेगा, और सेम कंसेंट्रेशन 50 ml सेम अमाउंट माइनस की तरफ मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, तो एक्चुअली अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं होना चाहिए। और रोटेट नहीं होगा तो फाइनली होगा क्या, इन दोनों का मिक्सचर, मिक्सचर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस लैक्टिक एसिड से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड में बोल सकता हूं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, और इसका जो एंगल है, वाइब्रेशन का एंगल सेम रहेगा, सेम प्लेन पर ही क्या होता रहेगा, वाइब्रेशन इसका होता रहेगा। या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को थोड़ा भी रोटेट नहीं कर पाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली, मतलब कि ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। इनका मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। और इस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं बेटा, रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। इस मिक्सचर को ही क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया, इस मिक्सचर को ही क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सचर बोलेंगे। तो जनरल वर्ड्स में आप पहले लिख लीजिए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लिवो रोटेटरी क्या होता है ना। अगर हम इनका इक्वल अमाउंट लेते हैं तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर भी आपको रोटेट नहीं कर पाएगा, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर इसका क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। चलो डेफिनेशन बना लीजिए, यहीं पर कोई इशू नहीं है। व्हेन वी, है ना, ऐसा भी बोल सकते हो, द मिक्सचर ऑफ द mixture of optically pair of the mixture of किसका मिक्सचर, पेयर का, है ना, मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन इक्वल amount which makes the mixture optically inactive are known as
रेसेमिक मिक्सचर, इसको हम क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सचर बोलेंगे। एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड आप ले सकते हो, ठीक, एग्जाम्पल भी लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, ये तो एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कई बार, है ना। नेक्स्ट हमारे दो पॉइंट्स और हैं, वॉल्डन इन्वर्जन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वॉल्डन इन्वर्जन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वॉल्डन इन्वर्जन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दोनों हेडिंग डालिए जरा, दोनों एक साथ समझते हैं। चलिए देखिए जरा, ठीक है, आप लोगों ने जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था तब मैं आपको छोटा सा चीज एक्सप्लेन किया था, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कार्बन की ये वैलेंसी है, आपने रिएक्शन किसके साथ कराया था, कार्बन की ये कुछ है, ये क्लोरीन है, इससे अटैच्ड ये 4 हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा, ये 4 हाइड्रोजन है और इससे अटैच है। अब इसके साथ जब आप रिएक्शन करवा रहे हो, OH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो, ये OH माइनस आया है कहां से, सपोज एक्वस के OH से आया है। अब यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फ्रंट से अटैक नहीं कर पाया था, याद आ रहा है, ये फ्रंट से अटैक नहीं कर पाया था, है ना, तो ये बैक साइड से अटैक किया, बैक साइड से अटैक किया, इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट किया, तो क्या हो जाएगा, ये OH इधर अरेंज हो जाएगा। जब OH यहां जुड़ेगा तो इसकी वैलेंसी तो सेम ही रहेगी, है ना, कार्बन की वैलेंसी, तो कार्बन की वैलेंसी सेम रहेगी, तो सारे हाइड्रोजन इधर नहीं लगेंगे, अब हाइड्रोजन किधर लगेंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसको 109 डिग्री शेप मेंटेन करना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी था, यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल शेप है, तो यहाँ पर भी होगा। तो OH जब यहां से लग गया तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, इनका कॉन्फ़िगरेशन या इनका ओरिएंटेशन जो है यहाँ पर वो क्या हो गया बेटा, पूरा पूरा इन्वर्ट हो गया। तो जब इन्वर्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिएक्शन, एटम्स के कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिएक्शन जब क्या हो जाए, इन्वर्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। लेकिन थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिएगा, जब ये कार्बन है और इस कार्बन से लगा हुआ ये सारे क्लोरीन्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ये कार्बन है और इससे लगे हुए ये CH3 मॉलिक्यूल हैं, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर ये क्लोरीन है। और जब यहाँ पर रिएक्शन करवाए थे हम KOH के साथ में, तो यहाँ से क्या आया था, OH माइनस आया था। लेकिन इस केस में ये रिएक्शन नहीं कर पाया था क्योंकि यहाँ पर बल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो बल्काइल ग्रुप जब रिएक्शन नहीं कर पाया था तो यहाँ पर क्या हुआ था बेटा, सबसे पहले इसका कार्बोकेटाइन बना था, कार्बोकेटाइन बना था, ये Cl लीव कर गया था, ठीक है, मैं यहाँ मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए रिएक्शन का मैं हेल्प ले रहा हूँ क्योंकि ये रिएक्शन से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो इसमें पहले Cl यहाँ से लीव कर गया, तो Cl में माइनस चला गया, तो कार्बन में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये आ गए हमारे बाकी CH3 मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट CH3 मॉलिक्यूल, ये सेकंड CH3 मॉलिक्यूल, ये थर्ड CH3 मॉलिक्यूल। अब इस OH माइनस के पास 2 कंडीशंस हैं, या तो वो इधर से अटैक करे या तो वो इधर से अटैक करे। अगर मान लो वो इधर से अटैक करता है, फ्रंट से अटैक करता है, क्योंकि बैक साइड से अटैक आपने देख लिया, बैक साइड से जब अटैक करता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। फ्रंट से अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, अब ये OH जो है कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और कार्बन से ऐसे जुड़ जाएगा, तो बाकी CH3 फिर ऐसे जुड़ जाएंगे, यहां पर ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जब बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, ध्यान से देखेंगे जरा, जब बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द, ये बिफोर द रिएक्शन कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिए एंड आफ्टर द रिएक्शन ध्यान से कॉन्फ़िगरेशन देखिए, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन जो है या एटम्स का पोजीशन 3D में सेम हो,
बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, तो इसको बोला जाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि ये अपने कॉन्फ़िगरेशन को, अपने एटम्स के अरेंजमेंट को रिटेन कर रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, जिसको बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और जब ये OH जो है, ये सॉरी जो रिएक्टेंट है, वो अपने एटम्स के पोजीशन को क्या कर दे, चेंज कर दे आफ्टर द रिएक्शन। यहां पर देखो कंप्लीटली इन्वर्ट है, पहले ये तीनों हाइड्रोजन कुछ ऐसे अरेंज थे, ऐसे थे, और जब वो इधर आए तो तीनों की तीनों हाइड्रोजन कुछ ऐसे हो गए। ठीक है, तो सारे हाइड्रोजन इन्वर्ट हो गए, तो इस पोजीशन, ये वाले जो कंडीशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्डन इन्वर्जन, और ये वाले कंडीशन क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो ये दोनों एग्जांपल एक बार लिख लीजिए, इसके बाद इसका डेफिनेशन मैं लिखवाता हूं। ठीक है बेटा, एग्जांपल नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए अब लिखिए, वॉल्डन इन्वर्जन लिखिए। वॉल्डन inversion means arrangement of atoms in space around the carbon atom get exchanged after the reaction। ठीक है बेटा, रिएक्शन के बाद। ठीक है, वॉल्डन इन्वर्जन किसको बोलेंगे, वॉल्डन इन्वर्जन मींस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस अराउंड द कार्बन एटम। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ अदर एटम। ठीक है, जितने भी एटम है कार्बन एटम के अराउंड, जितने भी एटम है, वो क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्डन इन्वर्जन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। ठीक है, इट मींस दैट arrangement of atom around the carbon atom is same after the reaction। ठीक है, रिएक्शन के बाद भी एटम्स का अरेंजमेंट अगर क्या हो, सेम हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और वॉल्डन इन्वर्जन किसको बोलेंगे, जब अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये चीजें समझ में आई। तो इतनी सी चीजें थी जो कि हमको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ना था। क्या है कि ये 2 पॉइंट्स आपने पढ़ा हुआ था पहले। ठीक है, इसके बारे में भी और रेसिमिक मिक्सचर के बारे में भी, रेसिमिक मिक्सचर के बारे में भी। रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, वॉल्डन इन्वर्जन या तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा या तो लिवोरोटेटरी होगा, अगर किरल कार्बन एटम अवेलेबल है तो। वैसे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिवोरोटेटरी होगा। और उसका जो मिक्सचर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन बोलेंगे या रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो ये जनरली किसमें मिलता है, ये आपको मिलता है SN2 के केस में, पहले पढ़ चुके हैं। और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN1 के केस में मिलता है, लेकिन 50% मिलता है। ठीक है, क्योंकि 50% क्या मिलता है आपको, यहां पर वॉल्डन इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलता है। यहां पर क्या मिलता है, वॉल्डन इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट जो 50% मिलता है, और SN1 में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 50% मिलता है। तो दोनों मिला 50%, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी 50% मिलता है, और वॉल्डन इन्वर्जन भी 50% मिलता है। तो आपको मालूम है, इन दोनों का इक्वल अमाउंट जब होता है तो हम उनको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर एक्चुअली SN1 में मिलता है, और SN2 में हमको क्या मिलता है, वॉल्डन इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि एल्काइल हाइड्राइड के अंडर था। ठीक है, तो इसको ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, आप इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। ठीक है, एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए अगर कहीं पर डाउट आपको आया हो तो। और इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से होंगे तो उसको हम जरूर कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है तो, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज 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 कर लीजिए, ताकि इसका मैसेज आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।